बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग एवोल्यूशन के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि एवोल्यूशन का टॉपिक एक बड़ा सिंपल सा फजूल सा गूंगा टॉपिक है। चार्ल्स डार्विन एक दिन आया और उसने कहा हा 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 बंदर सारे जो थे ना वो इंसान जो है सिर्फ बंदरों से बने हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक लेम आर्गूमेंट उठाया जाता है, वो ये है कि अगर इंसान बंदरों से बने हैं तो कुछ बंदर आज तक बंदर क्यों हैं? वो बंदर आप हैं क्योंकि आज तक आपने डार्विन की थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाला। कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि डार्विन ने अपनी थ्योरी में बोला क्या है। साल 1859 के अंदर डार्विन अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है। ये नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। बट बिफोर वी डाइव इनटू दीज कॉन्सेप्ट्स, आपको मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन वर्क किस तरीके से करती है। किसी बॉडीज़ में ज़रूरत थी कि उनको ठंड के अंदर एक हायर अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर चाहिए थे ताकि वो बाहर के जो सराउंडिंग है उससे अपनी बॉडी को बचा सकें। तो एवोल्यूशन के तहत पोलर बियर्स को बड़े अच्छे किस्म के बॉडी हेयर मिल गए, लेकिन कुछ जानवर जिसमें स्वेट रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी थी, बॉडी का टेम्परेचर को कूल डाउन ज़्यादा रखना ज़्यादा ज़रूरी था, उनके बॉडी के हेयर्स नहीं होते, जैसे कि एलिफेंट्स के ना होने के बराबर बाल होते हैं। जब पेरेंट से डॉटर की तरफ जीन्स मूव करते हैं तो उन जीन्स के मूव करने के बीच में कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। जीन्स में कुछ गड़बड़ें हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ की आंखें ग्रीन थी, बेटी की आंखें ब्लू हो जाएं, तो इसमें जो आइज़ कलर देने वाले जीन्स थे उनमें आपको पता चल जाएगा कि म्यूटेशन हुई है। खैर, इस तरह से जेनेटिक म्यूटेशन वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जिराफ है जिसके 2 बच्चे हैं, एक की गर्दन लंबी है, एक की गर्दन छोटी है। अब होगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग ये सोचते हैं कि जंगल में ड्राउट आ गया और नीचे की जितनी घास है वो ख़त्म हो गई है। नीचे की घास ख़त्म होने के जो असर में लंबी गर्दन वाले जिराफ को ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाएगा। पहले क्या था कि जो छोटी गर्दन वाला था वो नीचे के घास फूस खा लेता था किसी तरह, ठीक है। लंबी गर्दन वाले के लिए वैसे ही ऊपर जो लगे हुए थे पत्ते शत्ते वो खा लेता था। अब क्या हुआ, नीचे ड्राउट आने की वजह से जो एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल हो गई ऑटोमेटिकली लंबी गर्दन वाले जिराफ के लिए, और अनफेवरेबल हो गई छोटी गर्दन वाले जिराफ के लिए। जो छोटी गर्दन वाला जिराफ है, नेचर इसको सेलेक्ट नहीं करती और एंड पे ये बेचारा मारा जाता है। लेकिन जो लंबी गर्दन वाला जिराफ है वो सरवाइव कर जाता है। ये सरवाइव जो किया वो इसलिए किया क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ वो फिट बैठ रहा था और वो सरवाइव कर गया। फिट बैठ रहा था, सरवाइव कर गया, यहाँ से टर्म निकलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये टर्म बहुत आई गेस मिसयूज़ होती है मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह के थ्रू एंड दिस एंड दैट। एवोल्यूशनरी टर्म है जिसका मतलब है कि इन्वायरमेंट के साथ जो सबसे अच्छा बैठेगा उसको नेचर सेलेक्ट कर लेती है। जेनेटिक म्यूटेशन हुई, म्यूटेशंस गुड भी होती हैं बैड भी होती हैं। गुड वो वाली जो एनवायरनमेंट के साथ अच्छी बैठेंगी, बैड वो एनवायरनमेंट के साथ अच्छी नहीं बैठेंगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सर्वाइव करने के लिए फिट होना ज़रूरी है। फिट होने का मतलब मसल्स नहीं है, फिट होने का मतलब ब्रेन पावर नहीं है, फिट होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से एनवायरनमेंट में ब्लेंड कौन कर रहा है, उसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। खैर, इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये एवोल्यूशन हो रही है, आखिर एवोल्यूशन हो क्यों रही है, इस सवाल को आंसर इस तरीके से किया जाएगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट है ना वो स्टैटिक नहीं है। हमारी इन्वायरमेंट हर दिन चेंज हो रही है। पहले ये चेंज बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करता था। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, पहाड़ बन जाते हैं, वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, कभी ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी नेचुरली नेचर की तरफ से आप देखने को मिलता है कि जी इस साल बारिशें कम हुई हैं तो फसल ठीक नहीं होगी, कभी बहुत अच्छी फसल आ जाती है। इन सब
चीज़ों के चलते जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं न्यू एनवायरनमेंट के साथ, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, और नेचर जिनको सेलेक्ट करती है उनको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक हो गया। अभी अगर हम लोग देखें कि ये चीज़ चलती कहाँ से है, एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई, बात जाती है एक सिंगल एंटिटी पे जिसको हम एक सेल का दर्जा भी नहीं देते। अब उसको अब सेल का दर्जा भी नहीं दे रहे तो लिविंग नॉन लिविंग का तो कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे। तो आई वुड लाइक कि आप बैक्टीरिया को याद करें, जहाँ पे आपने बैक्टीरिया अपनी 6-7 क्लास की बुक में पढ़ा था। 6-7 में खैर 6-7 क्लास की बुक में आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया से हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 57% बनी है। ह्यूमन बॉडी सेल्स तो बहुत कम है। ये बैक्टीरिया, स्पंजाई, वो वायरसेस, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें मिलके बनती हैं। वायरसेस बहुत अच्छे किस्म के होते हैं और उनकी वजह से हमारी लाइफ चल रही होती है। कुछ वायरसेस कोरोना वायरस जैसे भी आ जाते हैं जो कि नाक में धुआं कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको मज़े की एक और बात बताएं, कोरोना वायरस का भी कोई एक वेरिएंट नहीं है। कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ये डिफरेंट वेरिएंट्स सपोर्ट करते हैं फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन को, कि पहले एक वेरिएंट आया, वो अब इंसानों को ज़्यादा डेडली लग नहीं रहा है। इंसान कह रहे हैं बस अब तुम मेरे लेवल दे, नहीं, अब वो अपना लेवल बढ़ा कर आ रहा है। वो कह रहा है मैं ट्रेन करके आता हूँ, थोड़ा सा बंकाई शंकाई बना के आता हूँ। खैर, हम लोग अभी लाइफ बिफोर ह्यूमंस को अगर देखें तो एक टाइम पे बैक्टीरिया शिक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरियाज में से एक बैक्टीरिया जो कि है सियानो बैक्टीरिया, वो खड़ा होता है और वो कहते हैं कि जी मैं जो है ना सूरज की सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करूँगा। उसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। अभी बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई है हमारी अर्थ के ऊपर। अब इस बहुत सारी ऑक्सीजन का क्या किया जाए? एक और बैक्टीरिया उठता है, वो कहेगा जी, वो कहता है जी मैं ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाऊँगा। बाद में हमने इस ऑर्गेनिज्म को, इस चीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अभी तक जो हमारी कहानी है वो सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की चल रही है और इसमें हम दो टर्म्स बड़ी पढ़ते हैं। जो बायो के बच्चे जो एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं उनको पता होगा फूका और लूका के बारे में। फूका लूका, फूका यानी कि फर्स्ट यूनिसेलुलर एंसेस्टर हमारा जो था, लूका यानी कि लास्ट यूनिसेलुलर एंसेस्टर जो हमारा था। यूनिसेलुलर से अब कहानी मल्टी सेलुलर की तरफ चल जाती है, क्योंकि अगेन एवोल्यूशन के तहत हमें ये पता चला कि अगर हम ग्रुप्स में रहें, अगर हम इसको पेयरिंग में कर लें तो हम लोगों के सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर न्यूक्लियस आया। पता चला जी हम लोगों को डीएनए को जो है वो प्रोटेक्ट भी करना है, फलाना ढमकाना, दिस एंड दैट, ये चीज़ें चलती जा रही हैं। आंखें बन गई, फलाना बन गया, ढमकाना बन गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई वो चीज़ बनती गई। लेकिन नोटिसेबल इवेंट्स जो हैं वो है एक स्पाइन की एडिशन। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की एडिशन होना एक नोटिसेबल इवेंट है। उसके बाद एक नोटिसेबल इवेंट है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को लिम्स मिले, हाथ पाँव मिले, ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर सकें। एक स्नेक इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं कर सकता जितनी एक अच्छी मूवमेंट इंसान कर सकता है। ठीक है, वो रींग के कितना ही आगे चला जाएगा, कितना ही पीछे चला जाएगा। ठीक है, इंसान को जब वो लिम्स दिए गए हैं तो उसमें ग्रैबिंग की पावर है। हम लोग हाथों से चीज़ें पकड़ सकते हैं, स्नेक कुछ पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये लिम्स इंसान को मिले। अभी तक तो इंसान शुरू भी नहीं हुआ ना। खैर कि हम एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन अभी तक लाइफ जो है वो पानी से मूव आउट नहीं की है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ तक तो पॉइंट डिस्कस कवर कर लिया है कि भाईजान लाइफ अब पानी के बाहर भी आ रही है। ठीक है, हम लोग क्रोकोडाइल भी मैं लेके जा रहा हूँ। क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर्स हैं ये कज़न स्पीशीज़ हैं, इनका एंसेस्टर एक है। ठीक है,
अभी लाइफ मूव आउट कर रही है पानी से बाहर, और ये जो पानी से बाहर लाइफ मूव आउट कर रही है इसके अंदर जो है अभी तक लैंड को सही से अडॉप्ट नहीं किया। लैंड को सही से अडॉप्ट नहीं किया का मतलब ये है कि वो लैंड पर भी है और वो कभी पानी में भी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इन में से कुछ ने पूरी तरीके से लैंड को अडॉप्ट कर लिया, कुछ को लैंड पसंद नहीं आया, लैंड पे कुछ अर्सा रहे भी सही, इवन लैंड के हिसाब से इवॉल्व भी कर गए, लेकिन फिर इनको फील हुआ कि नहीं, हमारा जो है ज़्यादा सर्वाइवल का चांस पानी के अंदर है, तो कुछ स्पीशीज़ वापस पानी के अंदर मूव कर गई, जिसमें से एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास वेल्स की है। वेल्स आर मैमल्स, ये हमसे ज़्यादा करीब हैं, मछलियों से कम करीब हैं एवोल्यूशन के टॉपिक में, ठीक है। वेल्स और डॉल्फिन्स पानी में सांस नहीं ले सकती, उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, ठीक है। और वही सारे जो मैमल्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इन दोनों पे लगते हैं। खैर, अब लाइफ बाहर आ चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव दूंगा, नॉट इस्लामिक बट हिंदुज़म से मैं विष्णु के अवतार जो हैं उनको मैं उठाना चाहूँगा। विष्णु के जो अवतार हैं, आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड वेरी कूल कि ये चीज़ एवोल्यूशन के साथ बड़ी मैच करती है। सॉरी इफ़ आई बी ऑफेंसिव, जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ ये नाम मुझे अच्छे से लेने नहीं आते, तो अगर ये गलत हो जाएं तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। सबसे पहले जो हमारे विष्णु के अवतार हैं वो हैं मात्स्या। अब ये है एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। यहाँ ये जो गॉड हैं, ये गॉड ऑफ फिश गॉड करके हैं, ये विष्णु के अवतार में हैं, बट इनकी शक्ल सूरत एक मछली वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आते हैं अवतार, जो मात्स्या के बाद आते हैं, वो हैं कुर्मा। कुर्मा जो हैं वो टॉर्टोइज शेप्ड गॉड हैं, ठीक है। यानी कि अभी पता चल रहा है कि अब लैंड से वाटर से लैंड की तरफ कहानी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं वराहा, ठीक है। अब ये इस तरीके से चल रहा है कि अब ये जो टॉर्टोइज बॉडी है, इसके बाद हमारे पास जो गॉड आते हैं वो है बोर बॉडी में, सूअर की बॉडी में। सूअर को अगर आप देखें तो सूअर खुश्क ज़मीन पर रहना पसंद नहीं करता, मड में रहना पसंद करता है। मड में अभी भी वाटर कंटेंट बाकी बचा हुआ है। लाइक कितने मज़े की चीज़ है कि ये कितना परफेक्टली ब्लेंड कर रहा है वाटर से लैंड की तरफ। फिर हमारे पास जो गॉड आते हैं वो है हाफ मैन हाफ लायन गॉड। अब आपको लेकर चल रहा हूँ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के टॉपिक पे। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग ऑलमोस्ट 98.7% डीएनए शेयर करते हैं चिंपांजीज के साथ और गोरिल्लास के साथ, ठीक है। लेकिन हमारा इससे भी ज़्यादा मैच कुछ स्पीशीज़ के साथ था, जो स्पीशीज़ आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर होमोसेपियंस यानी कि हम ह्यूमंस को नेचर ने सेलेक्ट किया, नेचर ने उभारा, नेचर ने चांसेस दिए, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स में वो स्पीशीज़ थी वो नहीं बच सकी, उनको इवॉल्व करना पड़ा होमोसेपियंस के अंदर। अभी जो होमो अगर हम पीछे करते रहें तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो परफेक्टली आप जाके चिंपांजीज में ब्लेंड होती हैं। हम लोग जो स्पीशी उठाने जा रहे हैं वो है होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस एक ऐसी स्पीशी है जो कि होमो इरेक्टस से पहले आती है। ये होमो हैबिलिस जो है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरह आमतौर पे देखते हैं। होमो हैबिलिस जो हैं ये 2 पाँव पे चलना शुरू हो गए थे, इनकी पूंछ नहीं थी, ठीक है। और अभी होमो हैबिलिस से पीछे के जो होमो वाले थे उसमें जो हिप बोन का स्ट्रक्चर आज हमारे साइंटिस्ट्स पढ़ते हैं वो ये बताता है कि होमो हैबिलिस से पीछे की जो स्पीशीज़ थी वो कभी कभार 2 पाँव पे चलती थी, कभी कभार 2 पाँव पे नहीं भी चलती थी, क्योंकि उनकी स्पाइन सीधी नहीं थी, ठीक है। हमारी स्पाइन सीधी है, हिप बोन का स्ट्रक्चर ऐसे है कि वी आर डिज़ाइन कि हम 2 पाँव पे चलते हैं। आज भी गोरिल्लास को जब आप देखें तो गोरिल्लास 2 पाँव पे चल सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट लेते हैं अपने अगले 2 हाथों की, ठीक है।
जिसकी वजह से उनके बाजू बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस से जो पीछे के जो हमें स्पीशी नज़र आती है, उनके बाजू बहुत लंबे लंबे थे, उनके बाजू घुटने तक पहुंच जाते थे जब वो खड़े होते थे, ठीक है। उसके बाद जब हम होमो हैबिलिस पे आते हैं तो यहाँ पर टांगे लंबी हैं, बाजू छोटे हैं, ऑलमोस्ट बॉडी प्रोपोर्शन इंसान वाला ही है। होमो हैबिलिस की बात मैं इतनी क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आगे जाकर इस पॉइंट को उठाऊंगा भी सही। होमो हैबिलिस अभी जो है वो हमारे पास आते हैं जहाँ पर इंसान काफ़ी हद तक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। 3-4 फुट इनकी हाइट थी। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक और वो गॉड का अवतार, विष्णु का अवतार, जो कि है वामना, ठीक है। वामना जो है वो है गॉड इन द फॉर्म ऑफ जो कि बोना होता है, ठीक है, छोटा कद है। अब ये दिखाता है कि अभी अंडर डेवलप्ड ह्यूमंस आ रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड होंगे। होमो हैबिलिस के अरसे में, उनके टाइम में फूड की स्कार्सिटी थी, वजह अभी अभी लैंड पर आए हैं, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लैंड को अभी देख रहे हैं। लैंड पे पहले बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो अपना राज जमा के बैठी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े डायनासोर भी क्या पता हमें देखने को मिल जाएं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं जो ऊपर के जितने भी फल हैं वो भी उनके हिस्से में लग रहे हैं, गोश्त भी उनके हिस्से में लग रहा है, और जो नीचे जड़ी बूटियाँ हैं, जो जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं, उनको भी जानवर पहले पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी जानवरों की है, हम इतना अच्छा देख भी नहीं सकते जितना बाकी अच्छे जानवर देख सकते हैं। तो खाने की स्कार्सिटी मिल रही थी, ठीक है। होमो हैबिलिस जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि इनको किसी तरीके से खाने की अबंडेंसी मिले, खाना इनके हाथ तक लग जाए। यहाँ से एक पॉइंट भी शुरू हुआ, वो था ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, जिसको आज हम डोपामीन क्लासिफाई करके निकाल जाते हैं, घंटों की बातें करते हैं उस टॉपिक पर। वो आई बिलीव होमो हैबिलिस से स्टार्ट हुआ, जहाँ इंसान को किसी चीज़ को देखकर ये फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड आता था कि यार ये आ जाए तो बस मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, दिस एंड दैट फन होगा ना। होमो हैबिलिस जो है, इन्होंने स्टोन टूल्स बनाना सीखे थोड़ा बहुत, बट ये लोग हंटर्स नहीं थे। ये हंट करते थे, छोटा मोटा कीड़े मकोड़े या छोटे जानवर को हंट कर लिया करते थे, इनको हंटिंग आती नहीं थी। इसके बाद होमो इरेक्टस आता। होमो इरेक्टस ये फुल तौर पर, फुली तरीके से शिकारी जानवर थे। वजह अब हुआ क्या कि जब बहुत बड़ी बड़ी ग्रास फील्ड्स हमें देखने को मिली आइस एज के बाद, इन ग्रास फील्ड्स में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ नहीं थीं, बहुत लंबे लंबे ग्रास फील्ड्स थे और बीच में कुछ पेड़ लगे हुए थे। तो लेकिन इससे एक काम क्या हुआ कि हमें जानवर जो हैं वो बहुत आसानी से नज़र आना शुरू हो गए और जानवरों के पास छुपने की जगहें कम हो गई, ठीक है। जब छुपने की जगह कम हुई तो होमो इरेक्टस ने कुछ जानवरों को पहचान लिया कि ये नॉन ऑफेंसिव जानवर हैं, ये ज़्यादा अपना बचाव नहीं कर सकते, इनको मारना आसान है, ठीक है। जिनमें से एक दो चार हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि सूअर है, या फिर हमारे पास डियर आ जाती है, ये कुछ भी चीज़ें हो गई। इन जानवरों को ट्रैक कर लिया होमो इरेक्टस ने इनको मारना शुरू किया, और जब इनको गोश्त मिला तो यहाँ पर इनकी बॉडीज़ जो पिछले कोई लाखों साल से बहुत ही फूड की उसमें थी, अब इनको एक ही दम न्यूट्रिशन बूस्ट मिलना शुरू हुआ। साइंटिफिक स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि उन्होंने हड्डियों को तोड़कर बोन मैरो खाना शुरू कर दिया, वो जिसकी वजह से उनको बहुत एक्सेसिव न्यूट्रिशन एक ही दम मिलना शुरू हो गई और ब्रेन साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया। होमो हैबिलिस से लेकर होमो सेपियंस तक ऑलमोस्ट 4 गुना हमारा ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। 500-600 क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर आज ऑलमोस्ट 1350-1400 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हमारा ब्रेन जो है बड़ा हो गया। इतने बड़े ब्रेन की वजह से हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखना शुरू किया। खैर, होमो हैबिलिस के टाइम पे मैंने आपको वामना का जो है वो एग्ज़ाम्पल दी थी।
होमो इरेक्टस के टाइम पे मैं आपको पाराशुरमा की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। पाराशुरमा जो है वो हमारे पास 6th अवतार हैं विष्णु के। पाराशुरमा की इमेज है ह्यूमन विद एन एक्स। ये अभी तक बड़ी जंगली स्टेट दिखा रहा है इंसान की वाइल्ड स्टेट दिखा रहा है। जंगली से मेरा ऑफेंसिव मतलब नहीं है, ठीक है। ये इंसान की वो स्टेट दिखा रहा है जहाँ इंसान अभी सिविलाइजेशंस में नहीं आया। इंसान शिकार करता है, इंसान खाता है, बस काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद होमो इरेक्टस से जो आगे हमारा चला उसमें इंसानों ने, अभी होमो इरेक्टस के अंदर छोटी मोटी टूटी फूटी जो लैंग्वेज है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद जो ह्यूमंस आए, जो स्पीशी आगे चली, उसके अंदर हम लोगों ने बोलना सीखा। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट स्पीशी जिन्होंने पहले औजार बनाए। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट स्पीशी जिसने आग जलाना सीखी। इसके बाद की स्पीशी को बहुत सारी चीज़ें पहले मिल चुकी थी, क्योंकि इनसे पहले की जो स्पीशीज है वो कर चुकी थी सारा काम। उनको आग पे पका पकाया खाना मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से डाइजेशन ईजी रही, ठीक है। इनको शिकार करने के लिए अच्छे टूल्स मिल चुके थे। अब ये लोग सिविलाइजेशंस फॉर्म करने लगे, ये लोग ग्रुप में बैठने लगे, इन्होंने आपस में रिश्ते बढ़ाना शुरू किए, बातें करना शुरू की, गपशप लगाना शुरू की और दुश्मनियाँ लगाना भी शुरू कर दी, ठीक है। इस तरह सिविलाइजेशंस फॉर्म हुई। अब यहाँ पर हमारे पास 7th अवतार ऑफ विष्णु आते हैं जो कि रामा हैं। दिस इज़ अ सिविलाइज्ड सोशल मैन, ठीक है। इसको हम आइडियल ह्यूमन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आते आते ये मेरा, इसको इफ़ आई नॉट रॉन्ग नियांड्रल कहते हैं, मिथैंड्रल कहते हैं, थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आइडियल ह्यूमन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। सिविलाइजेशंस में रह रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, गपशप लगा रहे हैं, बार्टर ट्रेड सिस्टम शुरू हो चुके हैं, लैंग्वेजेस फॉर्म हो चुकी हैं और इसी तरह आगे जितनी भी चीज़ें हैं। अब एक और मज़े की बात वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइम्स ब्रेन साइज हमारा इंक्रीज़ हुआ। इसके अंदर हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स आगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, इसको टाइम मिला फुली डेवलप होने का। स्पीशीज़ और भी हैं जिनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, बट फुली डेवलप्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिर्फ इंसानों में होता है, जिसकी वजह से इंसानों को कुछ एबिलिटीज़ मिली। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो कि जानवरों में हम नहीं देखते, जानवरों और छोटे बच्चों में भी नहीं देखते। छोटे बच्चे को भूख लगी है तो उसको अभी के अभी चाहिए खाना, वो रोता रहेगा जब तक उसको आप खाना नहीं दोगे। एक अडल्ट में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सही तरीके से बिल्ड हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता है। वो कहता है कि अच्छा मुझे खाने से जो ग्रेटिफिकेशन मिलने वाली है मैं उसको 20 मिनट बाद लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी असाइनमेंट कर रहा हूँ, 20 मिनट बाद खाना खा लूँगा, ठीक है। इस तरीके से डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसे कोई 8-9 पॉइंट हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देता है, जो कि और स्पीशीज़ में नहीं है। खैर ये सब चीज़ें हो गई, लाइफ अब बहुत आसान हो चुकी है। अब सर्वाइवल वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी कवर हो चुका है, ठीक है। अब इंसान को शिकार का उतना खौफ नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको आग का खौफ नहीं है कि आग अब किस तरह जलाएंगे, क्योंकि अब वो चीज़ें सारी आदत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इंसान का जो ब्रेन है उसने अडॉप्ट करना शुरू किया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, उसने अडॉप्ट करना शुरू किया आर्ट को, उसने अडॉप्ट करना शुरू किया पोइट्री को, उसने अडॉप्ट करना शुरू किया फ़िलॉसफी को, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की होमोसेपियंस के अंदर चेंजिंग हुई। अब ये होमोसेपियंस को होमोसेपियंस क्यों कहते हैं, इसका भी आज आपको मतलब पता चल जाएगा। होमोसेपियंस मीन्स वाइज मैन, पढ़ा लिखा आदमी। अब वो सोच पा रहा है, अब वो लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अब उसको आइडियाज़ आ रहे हैं, अब वो फ़लसफ़े पे बात कर रहा है, अब वो प्लेटो बन चुका है, ठीक है, अब वो सोक्रेट्स बन चुका है। अब जो हमारे पास अवतार आता है 8th अवतार, दैट इज़ कृष्णा। कृष्णा जो हैं वो फिलोसफिकल स्लैश इमोशनल मैन हैं, ठीक है, इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पर एवोल्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रही है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है बुद्धा जो कि एक मेडिटेटिव मैन है, मेडिटेशन को उसने पकड़ा है।
क्योंकि इस टाइम तक आकर हमारी जो सोच है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारी ये चीज़ें अब चेंज होना शुरू हो गई हैं। अब हम लोगों को और इवॉल्व करना है। हमें एक्सटर्नली जो चीज़ें भा रही थी वो भाना अब बंद हो गई हैं। अब हमें खाना, पानी, फूड, सेक्स और इन चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अब ह्यूमन को कुछ और चाहिए, कुछ और मज़े का चाहिए। तो अब उसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बुद्धा के अंदर हमें ये राम, कृष्णा, बुद्धा, इनके बारे में आपने वैसे पहले भी सुन रखा है। बुद्धा जो है यहाँ से स्पिरिचुअल चीज़ों का कनेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और बुद्धा के बाद एट द एंड हमें नज़र आते हैं कल्कि अवतार। कल्कि अवतार हैज़ नॉट अराइव्ड येट। हिंदूज बिलीव इट विल अराइव इन नियर फ्यूचर, नॉट वेरी लार्ज वाला टाइम, क्योंकि एवोल्यूशन में चीज़ें जनरली लाखों करोड़ों साल के स्पैन पे होती हैं। तो उस हिसाब से वेरी नियर फ्यूचर। ठीक है, पर आपको मैं एक और बुक का रेफरेंस देता हूँ जो कि है द सेल्फिश जीन, रिटन बाय रिचर्ड डॉकिंस। सेल्फिश जीन के अंदर एक आइडिया दिया गया है कि आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स हमारे अपने नहीं होते। जैसे जीन्स ट्रैवल करते हैं बॉडीज़ में और एंसेस्टर्स के थ्रू वो साल हा साल वो आगे जीन्स चलते रहते हैं, इस तरह से आइडियाज़ भी ट्रैवल करते हैं। आइडियाज़ ट्रैवल करने की वजह से वो सोच, वो चीज़ें जो पहले कभी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारे एंसेस्टर्स सोचा करते थे, वो चीज़ें आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। होमो हैबिलिस के टाइम पे, जहाँ पे मैंने बार बार उसका कहा कि वो फूड स्कार्सिटी में थे, आज तक वो जो ग्रैटिफिकेशन हमें फलों को देख के शायद उस टाइम मिला करती थी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, वो आज तक नहीं गई। आज भी शुगर, मीठा उतना ही एडिक्टिव है जितना उस टाइम पे था। अब एक और पर्सपेक्टिव ये कि हमें रात के अंधेरे से डर क्यों लगता है। मे बी एक टाइम पे इंसानों को एवोल्यूशन के तहत ये नेचुरल ट्रेट मिला कि उनको अंधेरे से डर लगे, ताकि उनका दिमाग चौकस रहे, चुस्त रहे, कि अभी कोई चीज़ को ख़तरा ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, वो उसका दिमाग एक्टिव रहे। आज भी हमें वो खौफ आता है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक एवोल्यूशन की एग्ज़ाम्पल है। खैर, इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। अभी हम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस आइडियाज़ की बात करते हैं। अब इन आइडियाज़ की बात करते करते मैं एक और बुक का रेफरेंस दूंगा जो कि बहुत बहुत मशहूर बुक है। वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बहुत मशहूर किताब है। उसमें भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हुई है। मेरा आइडिया जो मेरे पास आज है वो मेरा अकेले का नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उस आइडिया को एट द सेम टाइम सोचते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है। बॉर्डर्स सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमंस बिलीव करती है बॉर्डर्स में। उस बॉर्डर वो जो जाली का बना रखा है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दीवार है। ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बेस के उन्होंने दिवोप किए हुए होते हैं जो उनकी बिल्डिंग होती है। ठीक है, उस बॉर्डर को क्रॉस क्यों नहीं कर सकता कोई? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस बिल्ड की कि बॉर्डर के बाहर नहीं जाना, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पैसे की इतनी अहमियत क्यों है? कलेक्टिवली मैं, आप, लाखों करोड़ों, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लोग पैसे को अहम समझते हैं, जिसकी वजह से पैसे की अहमियत खुद ब खुद बन गई। आपको क्या लगता है कि होमो हैबिलिस के टाइम पे पैसे की कोई अहमियत थी? होमो इरेक्टस के टाइम पे कोई पैसे की अहमियत थी? होमो सेपियंस जब शुरू हुए तब भी पैसे की कोई अहमियत थी? एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।